हेलो माय आर्मी, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल दीपक सर मैथ्स पर। सबसे पहले तो सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब बेटा, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पिछले 5 सालों में लगातार पूछे गए हैं और इनके इस बार पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए सारे बच्चे ध्यान से मन लगा करके आज की इस क्लास को अटेंड करेंगे। सभी बच्चे आखिरी तक इस वीडियो में बने रहेंगे। अब सबसे पहले तो जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, सारे बच्चे जल्दी से थम्स अप करेंगे सो दैट पता लग सके किस किस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। एक बार जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप करिए। थम्स अप एवरीवन, थम्स अप। जल्दी से बेटा सारे बच्चे थम्स अप कीजिए। हैप्पी गणतंत्र दिवस बच्चों, हैप्पी गणतंत्र दिवस। सही बच्चे थम्स अप करिए जल्दी से। जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है वो जल्दी से इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेटा फटाक से सब्सक्राइब कर देंगे, और जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से बेटा लाइक कर दीजिए। सारे बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक करेंगे ये वाला सेशन, एंड साथ में आपको बेटा ये वाला सेशन अपने सभी फ्रेंड के साथ में शेयर करना है। चाहे आपके फ्रेंड कहीं पर भी हो, चाहे वो आपके कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे वो आपके स्कूल में पढ़ते हो, या आपके कोचिंग में पढ़ते हो, या फिर आपके मोहल्ले के हो, आप उन सबको इस क्लास को जरूर शेयर करिए। बिकॉज बेटा आज की आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो फटाक से सारे बच्चे शेयर कर दीजिए ये वाली क्लास, और जल्दी से सारे बच्चे लाइक करिए। बिकॉज बेटा आज हम आपकी पूरी क्लास 12th की मैथ्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा जिनके इस बार पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो सारे बच्चे आखिरी तक इस वीडियो में बने रहेंगे, इस क्लास में बने रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा। ओके बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। ठीक है, तो ये रहा बेटा हमारा आज का पहला क्वेश्चन कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, तो हमें बेटा ए और बी के उन मानों को ज्ञात करना है। ओके, अब देखिए बेटा इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो बच्चों आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत कब होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा जी कोई फलन किसी बिंदु पर संतत होगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत होगा यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर हो एफ ऑफ ए के, तभी बेटा वो फलन किसी बिंदु पर संतत होगा। अब यहां पर इस प्रश्न में बोला गया है कि हमारा एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 3 पर संतत है, तो चूंकि एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 3 पर संतत है, अतः लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एफ ऑफ 3 के। ठीक है, अब बेटा सीमा के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर फलन x बराबर 3 पर अपनी परिभाषा बदल रहा है, तो इसका मतलब हमें यहां पर LHL और RHL भी लिखने होंगे। तो बेटा इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स के, ये बेटा बराबर होना चाहिए एफ ऑफ 3 के। ठीक है,
तो कोई फलन बेटा किसी बिंदु पर तभी संतत होगा। ओके बेटा। अच्छा, अब मैं यहां पर 3 पर LHL भी निकालना है, RHL भी निकालना है, फलन का मान भी ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो फलन का मान क्या होगा x बराबर 3 पर, वो देखो बेटा, तो f ऑफ 3 बराबर हो जाएगा, देखिए बराबर का चिन्ह कहां पर आ रहा है, बराबर का चिन्ह आ रहा है इस वाली परिभाषा में, तो यहां पर x की जगह पर 3 रख दीजिए, ये हो गया 3a प्लस 1 के बराबर, ये बेटा f ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम ज्ञात करेंगे LHL। ठीक है, तो देखिए LHL क्या होगा, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x, ये बेटा बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h के। अब देखिए 3 से छोटे पर कौन सी परिभाषा है, 3 से छोटे पर बेटा ये वाली परिभाषा काम आ रही है, तो यहां पर हमें x की जगह पर 3 माइनस h रखना है, तो क्या लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर रखिए 3 माइनस h, तो a गुणा 3 माइनस h प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बेटा h की जगह पर 0 रखेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3a प्लस 1 के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x का मान कितना, 3a प्लस 1। ठीक है, अब निकालेंगे बेटा हम RHL, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x, ये बेटा बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h के बराबर, ये बेटा बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब 3 से बड़े पर बेटा कौन सी परिभाषा काम आएगी, हमारी ये वाली परिभाषा काम आएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या होगा, f ऑफ 3 प्लस h, तो यहां पर बेटा x की जगह 3 प्लस h रख देंगे, तो हो गया b गुणा 3 प्लस में h प्लस में 3 बेटा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बेटा हम h की जगह पर 0 रखेंगे, तो हो गया 3b प्लस में 3, ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा। क्लियर बेटा। अब मैंने देखो आपको क्या बोला कि भाई कोई फलन किसी बिंदु पर संतत तभी होगा जब उसकी बाईं सीमा बराबर होगी दाईं सीमा के, बराबर होगी फलन के मान के, तो इस वाली कंडीशन को बच्चों में यहां पर लगाएंगे, तो यहां पर लगाने पर देखिए बेटा क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3 बराबर में 3a प्लस 1। ठीक है, तो यहां से बेटा हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, 3b को इधर ले आते हैं, 1 को इधर भेज देते हैं, तो 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस में 1, तो यहां से बेटा ये मेरे पास बनेगा 3a माइनस 3b बराबर 3 में से 1 गया तो 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास a और b में एक संबंध आ गया, जिसके लिए ये फलन x बराबर 3 पर संतत होगा। क्लियर बेटा जी, ये हमारे पास आ गया 3a माइनस 3b बराबर में 2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया, a और b के इन मानों के लिए x बराबर 3 पर हमारा फलन संतत होगा, जो इस को संतुष्ट करेंगे वो। ठीक है, जो इस कंडीशन को बेटा संतुष्ट करेंगे ना, वो a और b के मान के लिए ये फलन x बराबर 3 पर संतत होगा। क्लियर है एवरीवन, इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f जो कि r से r में परिभाषित है, यह न तो एकैकी है और न ही बेटा आच्छादक है। ये बच्चों मुझे यहां पर सिद्ध करना है कि ये न तो एकैकी है और न आच्छादक है। ठीक है, देखिए बेटा कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया फलन f ऑफ x जो कि हमें दिया गया x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब एकैकी के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एकैकी की, तो एकैकी के लिए, एकैकी के लिए बेटा सबसे पहले हम यहां पर मानेंगे, माना x1 और x2 ये फलन f के प्रांत के अवयव है, यानी x1, x2
ये बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए बेटा क्या होगा, देखिए x1 x2 बिलोंग्स टू आर हमने मान लिया, ठीक है। अब बेटा यहां पर हम मानेंगे, माना f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, ये बच्चों हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए बेटा f ऑफ x1 क्या होगा, तो f ऑफ x1 हो जाएगा x1 का वर्ग बराबर f ऑफ x2 होगा x2 का वर्ग, इसको उधर ले आएंगे तो क्या x1 का वर्ग माइनस x2 का वर्ग बराबर 0, तो क्या x1 माइनस x2 गुणा x1 प्लस x2 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहां से बेटा एक तो आ जाएगा x1 बराबर x2, यह आएगा x1 बराबर माइनस x2। तो यहां पर देखिए चूंकि x1 नॉट इक्वल टू है x2 के, अतः f ऑफ x एक की नहीं है। यहां पर बेटा आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे उदाहरण के तौर पर f ऑफ 1 बराबर भी 1 होगा एंड f ऑफ माइनस 1 बराबर भी 1 होगा। तो प्रांत के दो अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, इसका मतलब बेटा ये फलन हमारा एक की नहीं है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम आगे। एक की तो हमने दर्शा दिया कि भाई ये एक की तो नहीं है। अब हमें यहां पर ये दर्शाना है कि ये आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। यहां पर बोला गया बेटा कि फलन न तो एक की है और न ही आच्छादक है। अब इसके लिए मुझे दिए गए फलन का परिसर ज्ञात करना होगा। तो हमें फलन क्या दिया गया है, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, ये बेटा हमें फलन दिया गया है, मुझे इसका परिसर निकालना है। तो देखिए इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर देखिए बेटा क्या हो जाएगा, तो वर्ग फलन है, इसका परिसर होता है 0 से अनंत, ये आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो f ऑफ x का परिसर बराबर है बेटा 0 से अनंत, ठीक है। तो यहां पर देखिए सहप्रांत क्या है, सहप्रांत है बेटा कंप्लीट आर, जबकि परिसर क्या आ रहा है 0 से अनंत, इसका मतलब सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है। तो चूंकि सहप्रांत नॉट इक्वल टू है परिसर के, आप खुद सोचो बेटा कि क्या किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती कभी भी। तो इसलिए बेटा ये हमारा आच्छादक फलन भी नहीं है। तो अतः f ऑफ x आच्छादक फलन नहीं है। क्लियर बेटा? यही बच्चों आपको इस प्रश्न में सिद्ध करना था कि दिया गया फलन f ऑफ x न तो एक की है और न ही बेटा आच्छादक है, ठीक है। यही बच्चों आपको इस प्रश्न में सिद्ध करना था। क्लियर है एवरीवन? सबको समझ में आ गया बेटा? सबको समझ में आ गया ना? बताइए बच्चों, सबको समझ में आ गया? चलें आगे, चलते हैं बेटा। अब चलते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, यहां पर हमें tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ -1/2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां पर tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4 एंड हम जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान होता है π/2 के बराबर। तो ये हो जाएगा π/4 प्लस π/2 दैट मीन्स 3π/4 के बराबर। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये तो केवल मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब वहां क्या होगा, वहां पर बस डिजिट चेंज कर दी जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। ओके बेटा, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहां पर बेटा में a और b दो अवयव दिए गए, मुझे a b ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों अवयवों का बेटा मुझे गुणन करना है। तो अब देखिए ए बी क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा, ए अवयव हमारे पास है 0 -1 0 2, इसका बेटा मुझे गुणा करना है बी अवयव यानी 3 5 0 0 से।
क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना भाई? जल्दी से बेटा चैट सेक्शन में लिख के बताइए सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देखिए बच्चों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, तो सारे बच्चे आखिरी तक बने रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाक से बेटा लाइक करो और शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। शेयर करिए बेटा, सभी बच्चे शेयर करेंगे ये वाली वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। शेयर करिए बच्चों जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब देखिए बेटा, दो अवयवों का गुणन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दो अवयवों के गुणन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो अवयवों का गुणन किस तरीके से करते हैं। तो ये हमने दो अवयव लिख दिए ए और बी, इनका मुझे गुणा करना है। कैसे करेंगे भाई? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, तो 0 गुणा 3 से किया 0, -1 का गुणा 0 से किया तो 0। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, 0 गुणा 5 से 0, -1 से 0 से किया तो 0 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो ये बेटा 0, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 0 0 0 0, ये बेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, मतलब बेटा ए बी अवयव क्या आ चुका है? ए बी अवयव बेटा शून्य अवयव के बराबर आ चुका है। ठीक है, यहां पर ए बी बराबर हो जाएगा शून्य अवयव के। ऐसे बच्चों हम अवयव का गुणा करते हैं। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया यार? लाइक जरूर करते रहो बेटा, लाइक और शेयर बेटा दबा के होते रहने चाहिए। ठीक है, चलिए, एंड जो बच्चे लेट ज्वाइन करें उनको भी मेरी तरफ से रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा हम आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f ऑफ x बराबर 7x - 3 r पर एक वर्धमान फलन है। यह बेटा मुझे यहां पर दर्शाना है। अब देखो बच्चों, इस प्रश्न को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेटा जी, इस वाले क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए फर्स्ट मेथड, देखिए फर्स्ट मेथड। बच्चों यहां पर हमें f ऑफ x क्या दिया गया है? f ऑफ x बराबर दिया गया है 7x - 3 के। ठीक है, अब यहां पर पहले मैं मानता हूं, माना x1 और x2 ये f के प्रांत के अवयव हैं इस प्रकार कि x1 बड़ा है x2 से। ठीक है, x1 बेटा x2 से बड़ा है। अब यहां पर दोनों पक्षों में हम 7 का गुणा कर देंगे, तो 7 का गुणा करोगे 7x1 > 7x2 हो जाएगा। दोनों तरफ बेटा 3 घटा दो, तो हो गया 7x1 - 3 > 7x2 - 3। ये हमारे पास हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब इसके ये हो गया कि बेटा f ऑफ x1 जो है ना वो बड़ा है f ऑफ x2 के। अब हमने माना क्या? पहले हमने माना कि x1 x2 से बड़ा है और हम लेके आ गए यहां पर f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब f ऑफ x वर्धमान फलन है, अतः f ऑफ x वर्धमान फलन है। यदि उल्टा चिन्ह आता बेटा तो हाथ समान फलन हो जाता, अतः f ऑफ x वर्धमान फलन है। ठीक है, तो ये तो था बेटा पहला तरीका। अब आ जाते हैं सेकंड मेथड पर। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड देखिए क्या होगा। यहां पर बेटा f ऑफ x बराबर है 7x - 3 के। हम इसका बेटा अवकलन करेंगे, तो f डैश x बराबर हो जाएगा 7 के। ये बेटा 7 के बराबर आ जाएगा f ऑफ x। ठीक है, f डैश x। अब ये 7 क्या है? धनात्मक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए बेटा f डैश x 7 ही रहेगा और ये धनात्मक है। तो अतः f ऑफ x एक वर्धमान फलन है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
क्लियर बेटा? इस तरीके से आपको बेटा ये वाला प्रश्न हल करना था। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये वाला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर ना भाई? सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा सभी को? इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। ओके, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो हमें सिद्ध करना है कि d2y/dx² प्लस y बराबर होगा 0 के। ठीक है, ये बेटा मुझे यहां पर सिद्ध करना है। अब देखिए बच्चों, इस प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमें दिया गया है y बराबर a sin x प्लस b cos x, ये बच्चों हमें दिया गया है। ठीक है, हमें बेटा यहां पर सबसे पहले ज्ञात करना होगा dy/dx। सबसे पहले बेटा हम यहां पर dy/dx निकालेंगे, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ, ठीक है, y क्या है a sin x प्लस b cos x, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, dy/dx क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बेटा हम अवकलज के बीजगणित का प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया a गुणा d/dx साइन x प्लस b गुणा d/dx cos x हो जाएगा। ठीक है, अब साइन x का अवकलन क्या होगा, cos x, तो ये हो गया a cos x, cos x का होगा बेटा माइनस साइन x, तो हो गया माइनस b साइन x, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा क्या, dy/dx। dy/dx बेटा हमारे पास हो जाएगा a cos x माइनस b साइन x। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास dy/dx आ गया। ओके, अब मुझे चाहिए d2y/dx², तो चलिए इसका एक बार और अवकलन करेंगे, तो d2y/dx² बराबर होगा d/dx ऑफ dy/dx, और ये बेटा बराबर हो जाएगा d/dx, यहां पर x लिख दीजिए, ये बराबर हो जाएगा d/dx ऑफ, बच्चों dy/dx क्या आया, a cos x माइनस b साइन x, ये हमारे पास आया। ठीक है, अब यहां से बेटा मान ज्ञात करेंगे, तो d2y/dx² बराबर होगा cos x का अवकलन होगा माइनस साइन x, तो हो गया माइनस a साइन x माइनस b, साइन x का हो जाएगा बेटा cos x, ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बेटा माइनस कॉमन निकालेंगे, तो d2y/dx² बराबर होगा, माइनस कॉमन आते ही ये हो जाएगा a साइन x प्लस b cos x, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां से बेटा d2y/dx² बराबर होगा माइनस a साइन x प्लस b cos x क्या है, ये तो y है, तो यहां पर ये हो गया माइनस y के बराबर, तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया d2y/dx² प्लस y बराबर 0। ठीक है, यही बेटा हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था कि यदि y बराबर ये है तो d2y/dx² प्लस y बराबर होगा 0 के, तो ये बेटा हमने यहां पर सिद्ध कर दिया। इस तरीके के क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमें इस तरीके से इनको हल करना होता है। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया ना भाई? इस तरीके से बेटा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, एक एक स्टेप आगे बढ़ाते चलिए, क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, अब फटाक से सारे बच्चे लाइक करेंगे ये वाला सेशन। जिन बच्चों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया ना बेटा, जल्दी से लाइक करिए, लाइक करिए बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये काफी बार बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ओके ओके बेटा,
तो लाइक करिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन के लिए, साथ में शेयर भी करिए बेटा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। आपके जितने भी फ्रेंड हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो, आपके कोचिंग में पढ़ते हो, या फिर उसके अलावा ट्यूशन में पढ़ते हो, उन सबको बेटा क्लास को शेयर करो। ठीक है, चलिए अब चलते बेटा हम आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हमें यहां पर दो सदिश दिए गए, इनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, हमें दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। देखिए बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे दो सदिशों के बीच का कोण। तो यहां पर देखो ए सदिश बराबर दिया गया है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप के। बी सदिश बराबर दिया गया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप के। ठीक है बेटा, ये हमें यहां पर दिए गए हैं ए सदिश और बी सदिश। ठीक है, अब यहां पर हमें इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा कोण क्या होगा, तो ये हो जाएगा कोण थीटा बराबर ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण। ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स ऑफ ए सदिश डॉट बी सदिश बटे में ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। ये होता है बेटा दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम यहां पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए डॉट बी। अब देखिए ए डॉट बी क्या आएगा, तो हमें आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक के साथ गुणा करना है, जे कैप के गुणांक का जे कैप के गुणांक के साथ गुणा करना है, और के कैप के गुणांक का के कैप के गुणांक के साथ गुणा करना है। तो 1 का गुणा 3 से करेंगे 3, माइनस 2 का गुणा माइनस 2 से करेंगे प्लस के 4, 3 का गुणा 1 से करोगे 3, कितना हो गया 4 3 7 3 10 हमारे पास आ जाएगा। ए डॉट बी बेटा कितना हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी हमारे पास आ गया। अब देखो ए सदिश का परिमाण क्या होगा, बताइए बेटा जल्दी से सारे बच्चे चैट सेक्शन में मुझे ए सदिश का परिमाण लिख के बताइए। बताइए बेटा ए सदिश का परिमाण क्या होगा, सारे बच्चे चैट सेक्शन में ए सदिश का परिमाण लिख के मुझे बताइए। बताओ जल्दी से बताओ बेटा ए सदिश का परिमाण क्या होगा, बताइए बच्चों ए सदिश का परिमाण क्या होगा। देखिए हम ए सदिश का परिमाण निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आई कैप का गुणांक 1, तो 1 का वर्ग 1 प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये हमारे पास हो जाएगा। तो बराबर हो गया वर्गमूल 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 और 4 13 14 हो जाएगा, वर्गमूल 14 हो गया बेटा ए सदिश का परिमाण। अब देखो बी सदिश का परिमाण क्या होगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये हो जाएगा वर्गमूल 9 प्लस 4 प्लस 1, ये भी बेटा वर्गमूल 14 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा कोण थीटा क्या होगा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का मान कितना आ गया 10 बटे में ए सदिश का परिमाण वर्गमूल 14, बी सदिश का परिमाण वर्गमूल 14, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। तो यहां से थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 10 बटे 14 के, या इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 5 बटे 7। ठीक है, तो ये बेटा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्लियर एवरीवन, इस तरीके से बच्चों आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना भाई सभी को? क्लियर एवरीवन, सबको बेटा समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? बताइए बच्चों, सबको क्लियर है? चलिए अब चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा
कि गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है। मान लीजिए कि आप में से कोई 3 बच्चे हैं ABC, उनको मैंने मैथ्स का कोई क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए यानी हल करने के लिए दिया, ठीक है। अब जिनके द्वारा हल किए जाने की संभावनाएं 1/2, 1/3, 1/4 है, ठीक है। जिनके द्वारा हल किए जाने की संभावना बेटा 1/2, 1/3 एंड 1/4 है। तो हमें प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या करना है बेटा? हमें प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कि प्रश्न को हल नहीं किए जाने की प्रायिकता, ठीक है। देन उसके बाद हम 1 में से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक घटना है, मान लो बेटा हमारे पास एक घटना है प्रश्न को हल किया जाना, प्रश्न को हल किया जाना, ये बेटा हमारे पास एक घटना है, ठीक है। अब देखो इस घटना का पूरक क्या होगा? ए डैश क्या होगी? ए डैश होगी प्रश्न को हल नहीं किया जाना, ये होगी बेटा ए डैश घटना। अब मुझे इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता, मतलब मुझे बेटा यहां पर P ऑफ A को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए बेटा P ऑफ A को कैसे ज्ञात करेंगे? तो P ऑफ A बराबर होगा 1 माइनस में P ऑफ A डैश के, ठीक है। अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे P ऑफ A डैश। देखिए बेटा P ऑफ A डैश क्या होगा? P ऑफ A डैश देखिए बच्चों क्या होगा, यहां पर P ऑफ A डैश क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए बेटा, तो P ऑफ A डैश क्या होगा? मतलब प्रश्न हल नहीं किया जाना चाहिए, मतलब ना तो वो A हल कर सके, ना B हल कर सके, ना C हल कर सके। तो P ऑफ A डैश बराबर होगा A नहीं गुणा B नहीं गुणा C नहीं, भाई तीनों से हल नहीं होना चाहिए। अब A के हल करने की प्रायिकता 1/2, तो नहीं की हो जाएगी 1 माइनस में 1/2 गुणा B के हल किए जाने की 1/3 है, तो नहीं की हो जाएगी 1 माइनस 1/3। C के किए जाने की 1/4 है, तो नहीं किए जाने की 1 माइनस 1/4 हो जाएगी। तो यहां से बेटा ये हो गया 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो ये आ गया 1/4। तो ये आ गया P ऑफ A डैश का मान। अब बेटा P ऑफ A बराबर होगा 1 माइनस 1/4 के, मतलब बेटा ये 3/4 के बराबर आ जाएगा। मतलब प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता होगी बेटा 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। क्लियर एवरीवन? इस तरीके से बेटा आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। एक बार फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा प्रश्न है हमारा कि भाई गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा हल किए जाने की संभावनाएं 1/2, 1/3, 1/4 है। तो हमें प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन। अब देखो हमें ज्ञात करनी क्या है? प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता। तो इसको बेटा हम ऐसे सोचते हैं कि पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि भाई प्रश्न के हल नहीं किए जाने की प्रायिकता क्या है, क्योंकि यदि हम एक में से उसको घटा देंगे तो हमारे पास प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता आ जाएगी। तो वही सेम चीज मैंने यहां पर करी। पहला हमने निकाला P ऑफ A डैश। P ऑफ A डैश का मतलब क्या है कि प्रश्न ना तो A हल कर पा रहा है, ना B हल कर पा रहा है, ना C हल कर पा रहा है। जब बेटा तीनों ही हल नहीं कर पाएंगे तभी तो भाई प्रश्न हल नहीं होगा, नहीं तो कोई एक भी कर पाया तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना भाई। ओके, तो इसलिए बेटा P ऑफ A डैश ये हो जाएगा, तो वो मैंने निकाल लिया, फिर P ऑफ A का मान ये आ गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया बेटा? चलिए अब चलते बेटा हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
यहां पर हमें सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जहां पर बेटा ए सदिश ये है और बी सदिश ये है। मुझे दोनों के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो बेटा जी हमारे पास ए सदिश बराबर दिया गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस में की कैप के। सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर ए सदिश है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के बराबर, बी सदिश बराबर है आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 कैप के बराबर। ठीक है, ये बेटा हमारे पास दो सदिश हैं, ए सदिश और बी सदिश। ठीक है, अब यहां पर हम पहले ज्ञात करेंगे ए सदिश प्लस बी सदिश। ये देखिए बेटा क्या होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश क्या होगा, ये देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो आई और आई 2 कैप प्लस 3 कैप प्लस में 4 कैप। ये बेटा हमारे पास हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ज्ञात करते हैं हम ए सदिश माइनस बी सदिश। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस के 2 के कैप, ये बेटा हमारे पास आ जाएंगे। अब मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास है पी सदिश, ये हमारे पास बेटा क्यू सदिश है। ठीक है, ये बच्चों पी सदिश है और ये क्यू सदिश है। अब बेटा मुझे यहां पर इस प्रश्न में पी सदिश और क्यू सदिश में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, वो होगा बेटा एन कैप बराबर में पी सदिश क्रॉस क्यू सदिश बटे में पी सदिश क्रॉस क्यू सदिश का परिमाण। ये होगा पी सदिश और क्यू सदिश इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहां पर पहले हम ज्ञात करेंगे पी सदिश क्रॉस क्यू सदिश, ये बराबर होगा सारणिक आई कैप जे कैप के कैप के। पी सदिश के गुणांक लिखिए तो 2 3 4, क्यू सदिश के गुणांक लिखिए 0 -1 -2। चलिए बेटा इसका मान ज्ञात करते हैं तो ये बराबर होगा आई कैप बराबर होगा आई कैप गुणा 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस के 4 माइनस जे कैप गुणा, ये हमारे पास हो जाएगा -4 के बराबर प्लस के कैप गुणा, ये हो जाएगा -2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से बेटा -6 + 4 माइनस के 2 होंगे तो हो गया -2 आई कैप माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप माइनस के 2 बेटा के कैप हो जाएंगे। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया P क्रॉस Q। अब इसका परिमाण ज्ञात करते हैं तो P सदिश क्रॉस Q सदिश का परिमाण क्या होगा, ये बराबर होगा वर्गमूल -2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, ये हो जाएगा वर्गमूल 4 + 16 + 4, 16 4 20 4 24, ये हो गया वर्गमूल 24 के बराबर, 4 6 24 तो हो गया 2 वर्गमूल 6 के बराबर। ये हो जाएगा P सदिश क्रॉस Q सदिश का परिमाण। ठीक है, अब देखिए बेटा n कैप यहाँ पे क्या होगा। n कैप देखिए बच्चों क्या होगा, n कैप बराबर हो जाएगा P सदिश क्रॉस Q सदिश बटे में P सदिश क्रॉस Q सदिश का परिमाण। ये बेटा हमारे पास n कैप हो जाएगा। तो यहां से n कैप बराबर होगा P सदिश क्रॉस Q सदिश, देखिए क्या होगा, ये होगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप बटे में इसका परिमाण कितना आया 2 वर्गमूल 6, 2 का बेटा भाग लगा दो तो यहां से हमारे पास n कैप बराबर हो जाएगा, देखिए बेटा n कैप बराबर हो जाएगा -1 बटे वर्गमूल 6 आई कैप प्लस 2 बटे वर्गमूल 6 जे कैप -1 बटे वर्गमूल 6 के कैप के। ये बेटा हमारे पास एक ऐसा मात्रक सदिश होगा जो कि a सदिश प्लस b सदिश और a सदिश माइनस b सदिश में से प्रत्येक के
लंबवत होगा। ठीक है, ये बेटा दोनों के लंबवत मात्रक सदिश हो जाएगा। क्लियर बेटा? क्लियर सभी बच्चों को? क्लियर है भाई सभी को? इस तरीके से बेटा आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। ओके, इस तरीके से। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए सदिश और बी सदिश द्वारा दी गई है। मुझे उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसकी संलग्न भुजाएं बेटा ए सदिश और बी सदिश है। अब देखो क्या होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सह का मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। अब देखो ए सदिश हमारे पास क्या दिया गया है? ए सदिश दिया गया 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, एंड बी सदिश बराबर दिया गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप के। पहले बेटा हम यहां पर ज्ञात करेंगे ए सदिश क्रॉस बी सदिश। सबसे पहले बेटा हम यहां पर ए सदिश क्रॉस बी सदिश ज्ञात करेंगे। ये बेटा बराबर होगा सारणिक आई कैप जे कैप के कैप। ए सदिश के गुणांक कितने? 3 1 4। बी सदिश के गुणांक कितने? 1 माइनस 1 1। ये बेटा हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, चलिए आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए बेटा ए क्रॉस बी क्या होगा। जल्दी से बच्चों इसका आंसर बताइए। ए क्रॉस बी बेटा क्या होगा? बताइए बच्चों जल्दी से, ए क्रॉस बी क्या होगा? बताइए जल्दी से बेटा आंसर बताइए। ए क्रॉस बी बेटा क्या होगा? बोलिए जल्दी से, ए क्रॉस बी क्या होगा? देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ये बेटा बराबर होगा आई कैप गुणा, ये हो जाएगा 1 प्लस में 4 माइनस जे कैप गुणा, ये बेटा जी हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस के कैप गुणा, ये बेटा जी हो जाएगा -3 -1 के बराबर। तो ये हो गया 4 और 1 5 आई कैप, 3 में 4 गए माइनस का 1 तो प्लस के जे कैप माइनस के 4 के कैप। ये बेटा हमारे पास ए सदिश क्रॉस बी सदिश हो जाएगा। ठीक है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर हो गया 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप के बराबर। ये बेटा ए क्रॉस बी हमारे पास हो गया। अब मैं ज्ञात करूंगा इसका परिमाण। तो देखिए ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा? ये बराबर होगा वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। तो हो गया वर्गमूल 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1 -4 का वर्ग 16, 25 26 36 10 42, ये हो गया वर्गमूल 42 के बराबर। तो अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्गमूल 42 वर्ग इकाई। ये बेटा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको इस वाले प्रश्न को हल करना था। मुझे उम्मीद है कि सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल था। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला ये होता है, हमने ए क्रॉस बी निकाला, उसका परिमाण निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ऑफ ए बराबर 1/2 है। देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, मैथ में जितने भी क्वेश्चन आए ना, आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तब जाकर के आप उनके आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर है ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जब पी ऑफ ए बराबर 1/2 है, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/5 है तथा पी ऑफ बी बराबर पी है। तो हमें पी का मान ज्ञात करना है यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। ठीक है, तो देखिए चूंकि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। अब बेटा आप सभी ने 11वीं क्लास में परस्पर अपवर्जी घटनाओं के बारे में पढ़ा है। तो क्या होते हैं ये? जिनके लिए ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर हो, अर्थात पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 के बराबर हो।
उन्हें बेटा हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। अब बेटा इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। यहां पर ये बोला गया कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, हो सकता है आपसे एग्जाम में कह दे कि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र की कंडीशन क्या होती है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अब यहां पर तो लगेगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0, क्योंकि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या होगा। अब देखो, चूंकि P ऑफ A यूनियन B बराबर होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B के, तो ये बेटा बराबर हो जाएगा P ऑफ A यानी 1/2 प्लस P ऑफ B यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B तो 0 हो जाएगा, क्योंकि A और B घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं इसलिए। ठीक है, और A यूनियन B का मान दिया गया 3/5। तो यहां से P बराबर होगा 3/5 माइनस 1/2, 10 बेटा लघुत्तम आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 5। तो P का मान हो जाएगा बेटा 1/10। इस तरीके से बच्चों आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। क्लियर एवरीवन? इस तरीके से बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था। P का मान हो जाएगा 1/10। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहां पर बेटा हमें समाकलन करना है dx/x² माइनस 6x प्लस 13 का। इसका बेटा हमें मान ज्ञात करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हमें दिया गया समाकलन dx बटे में x² माइनस 6x प्लस में 13। ये बेटा हमें यहां पर दिया गया है। इसको बच्चों मैं लिखूंगा बराबर समाकलन dx बटे x² माइनस 2 गुणा x गुणा 3 प्लस 2ab। अब 3 का स्क्वायर में जोड़ूंगा और बेटा घटा दूंगा, प्लस में 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहां से आगे बेटा ये मेरे पास बनेगा समाकलन dx बटे, ये देखिए बच्चों हमारे पास क्या होगा, a² माइनस 2ab प्लस b², ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब माइनस के 3 का वर्ग यानी 9 प्लस का 13, 13 में से 9 गए बेटा कितना बचा? 4, तो प्लस में 4 को लिख दूंगा 2 का वर्ग। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा ये बन रहा है समाकलन dx बटे x² प्लस a², और हम जानते हैं कि समाकलन dx बटे x² प्लस a² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c के। इसके बेटा बराबर होता है, तो इसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा 1/में a की जगह पर 2 tan इनवर्स x माइनस 3 बटे 2 प्लस c। ठीक है, तो ये बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था। देखिए बेटा यहां पर हमने सबसे पहले हर में जो हमें बहुपद दिया गया था इसको हमने पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व किया। ठीक है, सबसे पहले बेटा इसको हमने पूर्ण वर्ग बनाया। ओके बेटा, देन फिर इसके बाद हमने इसका समाकलन किया। क्लियर सभी को? इस तरीके से सॉल्व करना था। पहले हमने x² माइनस 6x प्लस 13 को लिखा, x² माइनस 2 गुणा x गुणा 3, भाई 6x हो गया। फिर हमने 3 के वर्ग को जोड़ा, घटाया, प्लस में 13 था, तो ये हमारे पास बन गया। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेटा, स्वेच्छ अचरों a तथा b को विलुप्त करते हुए वक्र y बराबर a की घात x इंटू a cos x प्लस b sin x के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर बेटा हमें स्वेच्छ अक्षरों a और b को विलुप्त करते हुए वक्र y बराबर a की घात x इंटू a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, ये बेटा हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ओके बेटा, क्लियर? अब देखिए बच्चों कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ध्यान से समझना बेटा कि कैसे हम इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमें दिया गया y बराबर में
ई की घात x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। सबसे पहले तो बच्चों आप यहां पर ये देखिए कि कितने स्वेच्छ अचर हैं। बता बेटा यहां पर कितने स्वेच्छ अचर हैं, बताइए जल्दी से, कितने स्वेच्छ अचर है भाई यहां पर, बताओ जल्दी से बेटा कितने स्वेच्छ अचर हैं यहां पर, कितने हैं, दो, कितने बेटा, दो हैं सर, ए और बी दो यहां पर स्वेच्छ अचर हैं। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को विलुप्त करना है, इसका मतलब हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। कितनी बार अवकलन करेंगे बेटा, हम 2 बार यहां पर अवकलन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 स्वेच्छ अचर हैं, इसलिए बेटा हम इसका 2 बार अवकलन करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई इसका बेटा हम 2 बार यहां पर अवकलन करते हैं। ओके, इसका बेटा हम यहां पर 2 बार अवकलन करते हैं। ओके बेटा, 2 बार हम यहां पर अवकलन करेंगे, 2 बार बेटा हमें यहां पर अवकलन करना पड़ेगा। करते हैं बेटा फिर अवकलन यहां पर, है ना, अवकलन करते हैं बेटा इसका 2 बार। ओके, तो चलिए पहली बार करते हैं इसका। देखिए बेटा क्या होगा, यहां पर देखो बेटा इसका एक बार अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की घात x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब यहां पर बेटा हम गुणन नियम का प्रयोग करेंगे, तो पहले इसका करते हैं फिर उसके बाद उसका। तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर में ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये तो बेटा एज इट इज रहने दो, ई की घात x का अवकलन करेंगे प्लस ई की घात को x को एग्जेटिज रहने दीजिए, डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब आप सब बच्चों मुझे बताओ कि ई की घात x का अवकलन क्या होता है, बताइए बेटा ई की घात x का अवकलन क्या होता है, जल्दी से बताइए। ई की घात x का अवकलन होता है ई की घात x, तो हो गया dy बाई डी एक्स बराबर ई की घात x का अवकलन बेटा ई की घात x हो जाएगा, तो हो गया ई की घात x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, प्लस ई की घात x। अब यहां पर देखिए कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होगा, तो हो गया माइनस ए साइन एक्स प्लस साइन एक्स का अवकलन होगा बेटा कॉस एक्स, तो हो गया बी कॉस एक्स। ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा ई की घात x इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बेटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए बेटा ई की घात x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये क्या है बच्चों, बताओ बेटा जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के कि ई की घात x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये क्या है बेटा, बताइए सभी बच्चे, क्या है बच्चों, ये क्या है बेटा, ये बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से। क्या है बेटा ये है सर y, तो यहां पर बेटा ये बनेगा dy बाई डी एक्स बराबर y प्लस ई की घात x इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो जाएगा। मतलब ई की घात x इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के। ठीक है, ऐसा करिए, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानिए, इसको बेटा आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब बेटा हम इसका एक बार और अवकलन करेंगे, इसका बेटा एक बार और अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की घात x इंटू ये बेटा हमारे पास होगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, ये बेटा बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई।
ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहां पर अवकलन करेंगे तो अगेन यहां पर गुणन नियम लगाना पड़ेगा। तो पहले माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स एज इट इज ई की घात एक्स का बेटा अवकलन करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद यहां पर होगा बेटा प्लस। ठीक है, अब बेटा ए की घात एक्स को एज इट इज रखिए और यहां पर अब हम अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है भाई, पहले मैंने इसको एज इट इज रखा, ई की घात एक्स का अवकलन किया, फिर ई की घात एक्स एज इट इज रखा, फिर मैंने इसका अवकलन कर दिया। ठीक है, बराबर में यहां पर देखिए बेटा ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। क्लियर एवरीवन, ये बेटा यहां पर हमारे पास बन जाएगा। सबको समझ में आ गया बेटा? यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए बेटा, सबको क्लियर है? यस और नो? जल्दी से जल्दी बताइए बेटा, सबको क्लियर है ना यहां तक भाई? क्लियर? चलिए अब देखिए बेटा, ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स होगा तो क्या ई की घात एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ई की घात एक्स इंटू, यहां पर देखिए बेटा इसका अवकलन क्या होगा? यहां पर देखिए बच्चों इसका अवकलन क्या होगा? तो भाई माइनस ए साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स। ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। अरे सर ये तो समीकरण 2 का लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, तो राइट साइड को लिख देते हैं फिर भाई। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। कहां से? समीकरण 2 से। यहां पे मैं लिख देता हूं समीकरण 2 से। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस, यहां से आप माइनस कॉमन लोगे, माइनस बेटा यहां से कॉमन लिया तो e की घात x। अब देखिए ये होगा a cos x प्लस बी साइन एक्स, e की घात x इंटू a cos x प्लस बी साइन एक्स। ये क्या है? y। तो यहां पर बेटा हम लिख सकते हैं माइनस वाई। कैसे? समीकरण 1 से। यहां पर लिख दो समीकरण 1 व 2 से, दोनों से लिख देते हैं बेटा, समीकरण 1 एंड 2 से। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा, बराबर होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से बेटा हमारे पास ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर 0। ये बेटा हमारे पास अवकल समीकरण आ गया जो कि इस कुल को निरूपित करता है। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है भाई, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर बेटा? इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये वाला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहां पर बेटा हमें फलन cos log x की घात cos x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो देखो इसका अवकलन कैसे करेंगे? यहां पर देखो बेटा फलन की घात फलन है, तो पहले हम यहां पर मानेंगे, माना y बराबर में log x की घात है cos x की। ठीक है, देन इसके बाद यहां पर हम log लेंगे। log लेने पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बेटा मैंने आपको काफी सारे करवाए हैं, तो इनको आपको ऐसे सॉल्व करना है। यहां पर बेटा हम log लेंगे, तो log लेने पर ये होगा log y बराबर log ऑफ, log y बराबर log ऑफ log x की घात हो जाएगा cos x के। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि log a की घात m बराबर होता है m log a के, तो इस गुणधर्म से बेटा ये हमारे पास बनेगा log y बराबर
कॉस एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा मुझे इसका अवकलन करना है, इसके बाद हमें इसका अवकलन करना है, क्योंकि देखो आगे लॉग का कोई और गुणधर्म नहीं लग रहा, तो अब हम आगे अब अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y बराबर होगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा। अब बेटा यहां पर अवकलन करेंगे तो log y का 1/y, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहां पर गुणन नियम लगाएंगे तो log ऑफ log x एज इट इज डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास हो जाएगा, तो यहां से ही हो गया 1/y डी बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स का अवकलन बेटा माइनस साइन एक्स होगा, तो क्या माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा, देखो पहले वाले लॉग का करेंगे तो 1/log x, दूसरे वाले लॉग का करेंगे तो 1/x, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से बेटा डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा, इधर y का गुणा होगा और y का मान बेटा क्या है, log x की घात cos x, ब्रैकेट में ये मेरे पास हो जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log ऑफ log x। ठीक है, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। इस तरीके से बेटा आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। क्लियर? इस तरीके से बच्चों आप सभी को ये वाला प्रश्न हल करना था। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना भाई सभी को? इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। ठीक है, चलिए बेटा अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शीर्ष 2,-6, 5,4 और k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो हमें बेटा k का मान ज्ञात करना है। ओके बच्चों, हमें बेटा k का मान निकालना है। अब देखिए बच्चों k का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर बेटा k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों ने सारणिक वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, सारणिक वाले में देखा होगा बेटा आपने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यहां पर बेटा मापांक और लग जाता है। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहां पर बेटा ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 1/2 सारणिक, x1 की जगह पर 2, y1 की जगह पर -6 और यहाँ हो जाएगा 1, x2 की जगह पर 5, y2 की जगह पर 4, यहाँ 1, यहाँ पर k, यहाँ पर 4, यहाँ पर बेटा 1 हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल कितना दिया गया है 35 के बराबर, ±35, क्योंकि मापांक हमने हटा दिया। तो यहाँ से सारणिक 2 -6 1 5 4 1 k 4 1, इसका मान हो जाएगा ±70 के बराबर। ठीक है, अब बेटा हम इस सारणिक का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस सारणिक का बेटा हम यहाँ पर मान ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों इस सारणिक का मान क्या होगा, इस सारणिक का मान देखिए बेटा क्या होगा। तो ये मेरे पास यहाँ से हो जाएगा 2 × 4 -4 माइनस प्लस के 6 गुणा ये बंद, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 -k प्लस 1 गुणा ये हो गया 5 के 20 -4k बराबर ±70 हो जाएगा। ये बेटा 0 हो गया। यहाँ से देखो ये मेरे पास बनेगा 6 × 30 माइनस के 6k प्लस 20 माइनस के 4k बराबर
प्लस माइनस 70। तो 30 और 20 50 माइनस 10 के बराबर प्लस माइनस 70। 10 से भाग लगा दो तो 5 माइनस के प्लस माइनस 7 हो जाएगा। तो प्लस लेने पर ये होगा 5 माइनस के बराबर 7। के का मान आ जाएगा बेटा यहां से माइनस के 2 के बराबर। माइनस लेने पर 5 माइनस के बराबर माइनस 7, तो के का मान हो जाएगा हमारे पास 12 के बराबर। तो ये बेटा के मेरे पास दो मान आ जाएंगे, -2 और 12। इस तरीके से बेटा आपको इस वाले प्रश्न को हल करना था। क्लियर एवरीवन? इस तरीके से बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया बेटा सभी को ये वाला क्वेश्चन भी? इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि e की घात y गुणा 1 प्लस एक्स बराबर 1 है तो हमें दर्शाना है d2/dx² बराबर होगा dy/dx के होल स्क्वायर के। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें दिया गया e की घात y गुणा 1 प्लस एक्स बराबर 1 के। तो e की घात y बराबर क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स। यहाँ पर बेटा हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो d/dx e की घात y बराबर हो जाएगा d/dx ऑफ 1/1 प्लस एक्स। यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा e का करेंगे e की घात y का हो जाएगा dy/dx बराबर हमारे पास हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बेटा dy/dx क्या होगा? e की घात y का मान कितना है? 1/1 प्लस एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बेटा dy/dx बराबर आ गया -1/1 प्लस एक्स के। अब इसका हमें एक बार और अवकलन करना है। तो d2y/dx² बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ -1/1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के रूप में। और ये बेटा क्या है? dy/dx। तो यहाँ से मेरे पास हो गया d2y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। इतना आसान बेटा क्वेश्चन था। इस तरीके से बच्चों आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये वाला प्रश्न भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई सभी बच्चों को? क्लियर बेटा? इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। ठीक है, ओके, चलिए ठीक। चलिए बेटा अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर बेटा हमें दर्शाना है कि यदि f(x) ये है तो सिद्ध करना है f(x + y) बराबर होगा f(x) × f(y) के। अब देखिए बेटा इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा, देखिए बच्चों f(x) क्या दिया गया है? f(x) बराबर दिया गया हमें हाफ व्यू cos x माइनस साइन x 0। ये क्वेश्चन में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ओके, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो पहले हम f(x) लिख रहे हैं। ये बेटा हमें f(x) दिया गया है। ठीक है, पहले बेटा हम यहां पर f(x) का गुणा f(y) के साथ करेंगे। तो उसके लिए f(y) भी लिख लेते हैं। f(y) हो जाएगा हमारे पास cos y माइनस साइन y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए बेटा f(x) × f(y) क्या होगा? तो ये हमारे पास होगा cos x माइनस साइन x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1। इसका गुणा होगा cos y माइनस साइन y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1 के साथ। एक बार देखता हूं, आई थिंक मुझे लग रहा है क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है।
इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ी सी मिसप्रिंट है, वो ये है कि ये प्लस का साइन एक्स है, ये माइनस का नहीं है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, इसको बेटा थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये प्लस का साइन एक्स है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब गुणा करते हैं बेटा, तो गुणा करेंगे, देखो क्या होगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो हो गया कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 0। तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे 0, दूसरे स्तंभ से करेंगे 0, तीसरे स्तंभ से करेंगे तो बेटा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बेटा बराबर होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी के। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, बिकॉज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये हो गया 0। यहाँ से बेटा ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये 0, ये बेटा 0, ये 0, ये 1, ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा। अब बेसिकली बेटा ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई, और यही मुझे इस प्रश्न में सिद्ध करना था। तो इस तरीके से बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहां पर बेटा हमें dy बाई डी एक्स निकालना है यदि y बराबर है कॉस वर्गमूल साइन वर्गमूल x के, ठीक है। dy बाई डी एक्स हमें बेटा यहां पर ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वर्गमूल साइन वर्गमूल x के, ये हो जाएगा। अब ये बेटा एक संयुक्त फलन है, तो यहां पर हम श्रृंखला नियम यानी चैन रूल का उपयोग करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले जो फलन आ रहा है उसका अवकलन करो, तो कॉस आ रहा है तो इसका हो जाएगा माइनस साइन वर्गमूल साइन वर्गमूल x। देन आगे चलो तो डी बाई डी एक्स, आगे आ रहा है वर्गमूल साइन वर्गमूल x। अब करो इस वर्गमूल का, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन वर्गमूल साइन वर्गमूल x, ठीक है। ये हो जाएगा बटे में 2 वर्गमूल साइन वर्गमूल x। वर्गमूल का करेंगे तब, है ना, वर्गमूल का करेंगे तब क्या हो जाएगा 1/2 साइन वर्गमूल x हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स साइन वर्गमूल x। ऐसे आगे बढ़ते चलो, अब इसका अवकलन करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस, तो हो गया माइनस साइन वर्गमूल साइन वर्गमूल x इंटू कॉस वर्गमूल x बटे में 2 वर्गमूल साइन वर्गमूल x होगा। अब आगे होगा बेटा अवकलन वर्गमूल x का, ठीक है। तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 वर्गमूल x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस साइन वर्गमूल साइन वर्गमूल x इंटू कॉस वर्गमूल x बटे में 2 दूनी 4 वर्गमूल x वर्गमूल साइन वर्गमूल x। ये बेटा हमारे पास डी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहाँ पर देखिए बेटा हमें y एक संयुक्त फलन दिया गया था, तो हमें यहाँ पर लगाना था श्रृंखला नियम। क्या लगाना था बेटा हमें यहाँ पर श्रृंखला नियम लगाना था, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्लियर एवरीवन? मुझे उम्मीद है कि सबको बेटा ये वाला प्रश्न भी
समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना सभी को। चलिए अब चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहां पर मुझे सिद्ध करना है कि इस सारणिक का मान 4abc के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो बेटा इस प्रश्न को हम कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से समझना, इस प्रश्न को हम कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम LHS लिख लेते हैं। तो माना डेल्टा बराबर, यह सारणिक ए प्लस सी ए प्लस बी बी ए, ये हो जाएगा बी प्लस सी, ये हो जाएगा बेटा सी के बराबर। ये बच्चों मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर बेटा मैं परिवर्तन करूंगा पहली पंक्ति में। क्या परिवर्तन कर रहा हूं बेटा, मैं पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति को जोड़ रहा हूं और दूसरी पंक्ति को घटा रहा हूं। ये वाला मैं परिवर्तन कर रहा हूं, या फिर आप चाहो तो स्तंभों में भी परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, सारणिक भाई ए में बी को जोड़ा ए प्लस बी में से ए प्लस बी गए तो 0, सी में बी प्लस सी को जोड़ा तो ये हो जाएगा बी प्लस 2c, उसमें से बी को घटाना है तो ये बेटा 2c के बराबर आ जाएगा। ए प्लस सी में सी को जोड़ा तो ये ए प्लस 2c हो जाएगा, ए प्लस सी में सी को जोड़ेंगे ए प्लस 2c, उसमें से बेटा ए को घटाना है तो ये हो जाएगा 2c के बराबर। ठीक है, यहाँ पर होगा a प्लस बी, यहाँ पर b, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर b प्लस c, यहाँ पर हो जाएगा c, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर बेटा हम अब संक्रिया लगाएंगे दूसरे स्तंभ में, हम दूसरे स्तंभ में से तीसरे स्तंभ को घटाएंगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा सारणिक भाई पहले स्तंभ तो एज इट इज 0 a प्लस बी, दूसरे में से तीसरे को घटाओ तो 2c में से 2c गया 0, b में से a गया b माइनस में a, b प्लस c में से c गया तो यहाँ बच जाएगा b। ठीक है, ये हो गया 2c a c, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर बच्चों अब हम पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर देंगे तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर ये बेटा जी हो जाएगा डेल्टा बराबर 2, देखो ये प्लस का 0, ये माइनस का 0 और प्लस का 2c सारणिक, ये बेटा होगा a प्लस बी माइनस a बी, ये मेरे पास हो जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे तो डेल्टा बराबर में 2c इंटू ए प्लस बी का गुणा b से होगा तो b गुणा a प्लस बी माइनस b गुणा b माइनस a हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर हो गया 2c इंटू ये हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, तो ये कट गया ए बी 2ab हो जाएगा तो डेल्टा बराबर आ जाएगा 4abc के, और यही बेटा मुझे यहाँ पर सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको इस वाले प्रश्न को हल करना था। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये वाला प्रश्न भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना भाई, क्लियर है सभी को। इस तरीके से बेटा आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। ठीक है, ऐसे बेटा आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। चलिए अब चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हमें एक आव्यूह दिया गया, हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अब बेटा किसी आव्यूह ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो ए हमें दिया गया है 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह, 1 2 2 माइनस 1, और हम बेटा 2 गुणा 2 कोटि के आव्यूह का सैखंडज आव्यूह ज्ञात करने का आसान तरीका जानते हैं। उसके लिए हमें इन अवयवों को आपस में बदलना है। ठीक है, इनका बेटा हमें स्थान बदलना है तो ये हो जाएगा -1 1, इनके चिन्ह बदलने तो हो गया -2 अब देखो ए के सारणिक का मान कितना होगा, सारणिक 1 2 2 माइनस 1, तो हो जाएगा -1 -4 मतलब -5। तो यहाँ से बेटा ए इनवर्स बराबर होगा 1/-5, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया -1 -2 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स बराबर में 1/5 2/5
2/5 माइनस का 1/5। ये बेटा हमारे पास A इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज की क्लास में काफ़ी मजा आया होगा, एक एक क्वेश्चन बेटा अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबको समझ में आए ना सारे क्वेश्चन? एक बार जल्दी से सारे बच्चे चैट सेक्शन में मुझे बताइए, एक एक क्वेश्चन बेटा सबको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए बेटा अब आज की क्लास को वहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को आज की इस क्लास में काफ़ी मजा आया होगा। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करिए एंड शेयर करेंगे सारे बच्चे इस सेशन को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अब सब फिर से एक बार और सभी बच्चों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब चलिए बेटा इस क्लास को मैं पे फिनिश करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।